नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। दंगल के इस विशेष में हम चर्चा करेंगे बिहार की आज की स्थिति की, राजनीतिक स्थिति की। बिहार में अब ये करीब करीब तय हो चुका है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह भी तय हो चुका है कि उनके कैंडिडेट्स कौन होंगे, उम्मीदवार कौन होंगे। लेकिन अभी यह तय होना बाकी है, क्योंकि कुछ ही घंटे बाकी है पर्चा वापस लेने के लिए कि आखिरकार कौन मैदान में रहेगा, कौन मैदान से बाहर जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भी जल्द ही बिहार में अपना कैंपेन शुरू करने वाले हैं और उसके साथ साथ नीतीश कुमार भी हमें मैदान में दिखाई देंगे, भाषण करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन ने अभी तक इस बारे में कोई ठोस रणनीति सामने नहीं रखी है कि उनका कैंपेन किस तरीके से होगा। लेकिन कई सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो बिहार में चुनाव पर परिणाम डाल सकते हैं। खास करके जाति समीकरण होंगे, धर्म के समीकरण होंगे, महिलाओं का फैक्टर होगा और उसके साथ साथ बाहरी फैक्टर भी कि जो महागठबंधन या एनडीए से परे होकर अपनी भूमिका इस चुनाव में निभा सकते हैं और उन्हें पड़ने वाले वोटों के आधार पर भी यह तय होगा कि बिहार के चुनाव का आउटकम क्या होगा, क्या परिणाम हो सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर हमें चर्चा करनी है। लेकिन पहले जरा देख लेते हैं कि आज की स्थिति में बिहार के चुनाव की स्थिति किस तरीके से उभर रही है। जरा एक बार यह रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली से पटना तक दोस्ती के कस्मे, वादे, प्यार, मोहब्बत सब हवा हो गए जब चुनावी तपिश ने महागठबंधन की मजबूती के धागे खोल दिए। एनडीए ने एक तरफ अपने दर्जन भर बागियों को चुटकी बजाते हुए सुलझा लिया। इधर महागठबंधन है कि सीटों का नंबर तो आया नहीं, अब नामांकन का दिन खत्म होने तक रार मची है। अब हालात ये हैं कि 6 सीट पर आरजेडी बनाम कांग्रेस की टक्कर हो रही है, 4 सीट पर सीपीआई बनाम कांग्रेस की भिड़ंत हो रही है, तो 2 सीटों पर मुकेश सहनी की वीआईपी के उम्मीदवार आरजेडी से टक्कर ले रहे हैं। आज भी 12-13 जगह वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। महागठबंधन के चेहरा को बिहार की जनता ने पहचान लिया और लगा कि जो आदमी सीट शेयरिंग नहीं कर सकता है, उम्मीदवार की घोषणा सही समय में नहीं कर सकता है, वो महागठबंधन कभी सरकार नहीं चला सकता है। मैंने अपने जीवन काल में कभी इस तरीके का चुनाव नहीं देखा जहां पे इतना बड़ा गठबंधन इस तरीके से बिखराव की कगार पर आ गया। मतलब सीटों के चयन में समझ में आ सकता है कि शायद विवाद हो, पर अभी तक सीटों की संख्या तक गठबंधन नहीं डिसाइड कर पाया है। कांग्रेस और राजद या इंडिया के जो लोग गठबंधन में हैं, सब अपने निजी स्वार्थ से हैं। उनको न राजभक्ति न देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है और जहां निजी स्वार्थ की बात आती है वहां पर डिफरेंसेस होगा ही। विपक्षी तो विपक्षी, चुनाव के वक्त महागठबंधन के अंदर मचे कोहराम पर पप्पू यादव भी भड़के हुए हैं और अब सारी बदइंतजामी का ठीकरा स्थानीय कांग्रेस नेताओं और तेजस्वी पर फूट रहा है। कांग्रेस अनुशासित, स्वच्छ, वैचारिक, अब कुछ लोग नाशक हैं कांग्रेस बिहार में, कुछ लोग सत्यानाशक हैं, कुछ लोग सर्वनाशक हैं, कौन है वो? महाविनाशक हैं। कौन है वो? अरे जो लोग अभी तक कांग्रेस को यहाँ गुलाम रखा। शरद यादव जी के बेटे को टिकट क्यों नहीं मिली? इतने बड़े सामाजिक न्याय के पूरे देखो, एमपी में नहीं मिला, किसी में नहीं मिला। उन्होंने एक्स पे पोस्ट भी किया था। तो फिर क्यों भैया, क्यों नहीं मिली? क्या कारण है? कांग्रेस को देना चाहिए था, क्यों नहीं दिए? कांग्रेस को लड़ना चाहिए था, हम तो लड़े। 33 करोड़ रुपया में 11 करोड़, 15 करोड़, 16 करोड़, 9 करोड़, 8 करोड़, 12 करोड़, मेरे पूर्णिया में 12 करोड़ में टिकट मिला किसी एक दल का। किस दल का? आप छोड़िए उस बातों को। महागठबंधन के घोंसले का तिनका तिनका कैसे और क्यों बिखरा है, इसकी गवाही महागठबंधन का एक और दल दे रहा है, जिसके नेताओं से लेकर संसाधन तक का इस्तेमाल बिहार में किया गया और चुनाव के वक्त वो आरजेडी के मक्कारी के शिकार हो गए। बिहार के गठबंधन के अगुआ राजनीतिक दल की राजनीतिक धूर्तता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह नुकसान पहुंचाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिहार में चुनाव लड़ने की आकांक्षाओं पर पानी फेरा और बिहार प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में अपने लिए बेहतरी तलाशने वाली जनता के लिए भी एक धोखा किया। हम
इस बात से बहुत आहत हैं और साथ ही गठबंधन धर्म का पालन न करने के लिए मैं अपने सहयोगी कांग्रेस को भी इस बात के लिए दोषी मानता हूं। जो कांग्रेस और आरजेडी मामूली सीटों के साथ झारखंड सरकार में शामिल होकर सत्ता की मलाई काट रहे हैं, उन दोनों दलों ने मिलकर बिहार में हेमंत सोरेन के साथ जो व्यवहार किया है उससे नाराज होकर जेएमएम ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला वापस ले लिया है। उधर एनडीए में भी सीट बंटवारे और अदला बदली के बाद जिन दर्जन भर सीटों पर बागी बगावत और विरोध के सुर उठे थे, उन्हें नामांकन वापसी की तारीख खत्म होने के 2 दिन पहले ही सुलझा लिया गया है। चुनाव में नामांकन वापसी के ठीक पहले तक जो तस्वीर बनकर उभरी है उसमें जातियों की चर्चा जोर शोर से हो रही है। पता चला है कि आरजेडी का जोर यादव और मुस्लिम जाति के उम्मीदवारों पर है। कुल 143 सीटों में यादव जाति के 51 और 19 मुस्लिम उम्मीदवार आरजेडी ने उतारे हैं। बाकी बची सीटों में 14 उम्मीदवार सामान्य वर्ग और कुशवाहा जाति के 11 उम्मीदवार तेजस्वी ने उतारे हैं। इस तरह आरजेडी की कुल सीटों की आधी से अधिक संख्या मुस्लिम और यादव उम्मीदवारों की है, तो दूसरी तरफ जेडीयू ने पिछड़े और अति पिछड़े पर ज्यादा जोर दिया है। जेडीयू ने अपने 121 उम्मीदवारों में से पिछड़ा वर्ग के 37 और अति पिछड़ा तबके से आने वाले 22 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि सामान्य वर्ग के 22 उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा जेडीयू ने 4 मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारे हैं। दलित समुदाय से 5 उम्मीदवार जेडीयू ने मैदान में उतारे हैं और अलग अलग जातियों से आने वाली 13 महिला उम्मीदवारों को भी उतारा है, जबकि बीजेपी ने सामान्य वर्ग के 49, पिछड़ा वर्ग के 24 और अति पिछड़े वर्ग से 16 उम्मीदवारों को उतारा है, जबकि अनुसूचित जाति से 11 और जनजाति से 1 उम्मीदवार मैदान में है। इसके अलावा महागठबंधन में कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट ने अपने जाति और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि एनडीए के साथ खड़े चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने अपने सामाजिक जाति समीकरण के हिसाब से उम्मीदवारों को टिकट दिया है। शशि भूषण, पटना, आज तक। तो सबसे पहला पड़ाव बिहार के चुनाव के राजनीति में हो चुका है। हर पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और आखिरकार हाँ ना करते करते हर पार्टी के कितने उम्मीदवार होंगे ये करीब करीब स्पष्ट हो चुका है। एनडीए में ये पहले ही स्पष्ट हो चुका था। महागठबंधन के बीच में आखिर तक तू मैं चलती रही और आखिरकार ये स्पष्ट हो गया है कि अब आरजेडी ही सबसे ज्यादा सीटें 143 सीटों पर आरजेडी यहां पर चुनाव लड़ने जा रही है। उसके बाद कांग्रेस है, करीब करीब 54 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जो लेफ्ट पार्टीज है, सीपीआईएमएल सबसे बड़ा धड़ा उसमें रहेगा, 25 से 26 सीटों पर सीपीआईएमएल लड़ेंगी और वीआईपी 16 सीटों पर, 15 से 16 सीटों पर वीआईपी पार्टी, विकसनशील इंसान पार्टी मुकेश साहनी की, वो चुनाव लड़ सकती है। वहां एनडीए के भीतर भी यह बात साफ हो चुकी है कि 101 जेडीयू बीजेपी अपने चुनाव मैदान में उतरेगी। उसके साथ साथ उसके बाद में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वो चुनाव लड़ेंगे 29 सीटों पर। उसमें से एक उम्मीदवार का पर्चा पहले ही रद्द हो चुका है, तो अब 28 सीटों पर एलजेपी रामविलास चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी जो सीटें हैं 6 सीटें करीब करीब हम देख सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और उसके साथ साथ जीतन राम मांझी को दे दी गई है। लेकिन ये जो तस्वीर साफ हुई है, इसके बाद कई सारे बाकी सवाल भी इसमें उभरते हैं और उसी पर हमारी दरअसल चर्चा होगी। हमारे साथ में विशेष मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। प्रदीप गुप्ता, चेयरमैन एंड एमडी एक्सिस माई इंडिया, हमारे प्रदीप गुप्ता इस चर्चा में शामिल होंगे। उनसे हम पूछेंगे कि इस बार का बिहार का प्रेडिक्शन किस तरीके से हो सकता है, इस आधार पर अगर हम देखें, और बाकी भी फैक्टर्स उसमें हैं। अमिताभ तिवारी वोट वाइब से, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो अपनी भूमिका इस पूरी चर्चा में रखेंगे। और उसके साथ साथ शशि शेखर जी, मुख्य संपादक है हिंदुस्तान के, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। और थोड़ी देर में विनोद अग्निहोत्री भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। शुरुआत गुप्ता जी आपसे ही करनी पड़ेगी कि आपने देखा कि अब आखिरकार हाँ ना करते करते महागठबंधन का भी सीटों का बंटवारा हो चुका है। आखिर तक उनमें चलता रहा कि कितनी सीटें किसको मिलती रहेगी। उससे पहले एनडीए ने अपना पूरा मामला सुलटा दिया था। आज की स्थिति में सीटों का बंटवारा यह कितना मैटर करेगा बिहार के चुनाव में, खास करके महागठबंधन के लिए भी और एनडीए के लिए? साहिल, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जहां तक आपने बताया कि महागठबंधन का भी हाना करते करते इकरार हो चुका है सभी पार्टी गठबंधन दलों में, तो इस बार जो बड़ी बात यह है कि साहनी जी, जो कि समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक बड़ी जद्दोजहद के बाद अच्छा खासा शेयर ले पाने में कामयाबी हासिल
करी। और बड़ी बात मुझे जो सबसे बड़ी लग रही है, पिछले चुनाव में गठबंधन में 70 सीटों में जो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, आपने अभी बताया कि 54 सीटों के आसपास, तो 70 से 54 का जो फॉल है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फॉल है और इसके चलते इतना समय लग रहा था, जो हम सबको मालूम है कि कितना समय लगा उसमें। बहरहाल बिहार की बात करें तो 3 डेमोग्राफी इस चुनाव में मुझे जो सबसे अहम नजर आती है। जाति के बिना बिहार की कल्पना की नहीं जा सकती। जाति के आधार पर बड़ी संख्या में लोग वोट करते हैं। दूसरी बात है महिलाओं का वोट, जो कि 50% होते हैं। पहले 100% हो गई, जो कि जाति रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बड़ी बात हो गई महिलाओं की, जो कि 50% रिप्रेजेंट करती हैं। और तीसरी जो बड़ी बात है, अच्छा, महिलाओं के मामले में एक और चीज मैं दर्शकों को और आपको बताना चाहूं कि बिहार एक ऐसा राज्य, भले ही वोटरों की संख्या, इलेक्टर्स की संख्या थोड़ी सी कम है पुरुषों के मुकाबले, कुछ लाख, जो हम बात करते हैं 7 करोड़ 42 लाख में से, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 20 साल से जितने भी चुनाव हुए, सभी के सभी चुनाव में जो वोट 100 पड़ते हैं उसमें 55% महिलाओं का होता है, करीब करीब 55, और 45% होता है पुरुषों का। यानी कि ये गैप से जो एक्चुअल कन्वर्ट होता है 10 के गैप में, तो उस हिसाब से महिलाओं की डेमोग्राफी का होती है। और उसके बाद तीसरी रह गई यूथ, क्योंकि युवा जो है आज की डेट में, उसकी संख्या, हम यदि 18 से 25 उम्र वालों की बात करें जो पहली और दूसरी बार मतदान कर रहे हैं, तो उनकी संख्या तो भली 15% टोटल होती है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस आज के समय में जो युवा है, पहले जमाने में होता था कि पेरेंट्स बताते थे कि बच्चों को क्या करना है, बच्चे बताते हैं कि पेरेंट्स को क्या करना है, विभिन्न विषयों के ऊपर किस तरह से निर्णय लेना है। तो ये 3 डेमोग्राफी जो है बिहार के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली है। और चौथी जो राजनीतिक नई गतिविधियां, 2 गतिविधि हुई, एक SIR हुआ जिसके तहत करीब 68 लाख वोट कटे, उसके बाद करीब 21 लाख लोग वोट जुड़े भी, उसमें कुछ लोगों की डेथ हो चुकी थी, कुछ। एक बात और हमको गुप्ता जी, मेरे ख्याल से आपके यहाँ नेटवर्क की थोड़ी कमी है, दोबारा आपके साथ जोड़ेंगे। लेकिन अमूमन हमने देखा कि ये 4-5 फैक्टर काफी अहमियत रखते हैं बिहार के चुनाव में, या किसी भी अगर राज्य के चुनाव की बात करें तो ये 4 फैक्टर, पिछले 2 चुनाव से हम खास करके देखें तो ये फैक्टर्स काफी अहमियत रखते हैं। महिलाओं की भी बात की जाएगी, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन जाति समीकरण की बात यहां पर प्रदीप गुप्ता जी ने रखी है, उस पर हम दरअसल चर्चा आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो कैंडिडेट्स अब तक डिक्लेयर हुए हैं उसके आधार पर अगर हम नजर डालें तो महागठबंधन के भीतर आरजेडी और कांग्रेस, और एनडीए के भीतर खास करके जेडीयू और बीजेपी ने किस तरीके से उम्मीदवारों के चयन में जाति समीकरणों को छुआ है, वो जरा एक बार हम आपको दिखा देते हैं। उससे हम शुरुआत करेंगे। पहले जरा हम महागठबंधन पर नजर डालते हैं, क्योंकि अभी तक महागठबंधन की चीजें साफ नहीं हो पाई थी, तो उसमें कुछ डिस्क्लेमर है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम ब्रॉडर लेवल पर, मैक्रो लेवल पर अगर नजर डालें तो यह पता चलता है कि आरजेडी ने कैसे सामाजिक समीकरण को अपनाया है। जो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन उनका है, उस पर तो जोर उनका साफ नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद हम देखें तो सवर्णों को करीब 12% उम्मीदवार आरजेडी ने सवर्ण उम्मीदवार दिए हुए हैं। यादव सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर आरजेडी के सीट डिस्ट्रीब्यूशन में, 32% करीब यादव उसमें अपने उम्मीदवार दिए हुए हैं। गैर यादव ओबीसी, क्योंकि कई बार आरजेडी पर यह आरोप लगता रहा कि बाकी ओबीसी आरजेडी से टूटते रहे, लेकिन इस बार करीब 16% गैर यादव ओबीसीओ को भी टिकट यहां पर आरजेडी ने दिया हुआ है। ईबीसी जो नीतीश कुमार के समर्थक खास करके माने जाते हैं, और नीतीश कुमार ने उन्हें साथ में लेकर लालू यादव को चैलेंज किया था 2005 में, और उसके बाद लगातार नीतीश कुमार एक फैक्टर बने हुए हैं, उसमें भी 12% उन्होंने यहां पर टिकट्स दिए हुए हैं। और मुस्लिम समुदाय से 14% कैंडिडेट्स आरजेडी की तरफ से दिए गए। सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ही दिए गए हैं जब बड़ी पार्टियों की अगर हम बात करें तो। और एससी एसटी करीब 15% एससी एसटी दिखाई देते हैं। वही कांग्रेस की सीटें 61 सीटें यहां पर दिख रही है। 54 सीटों पर हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस ने भी अगर हम देखें तो 8% यादवों को टिकट दिया हुआ है। गैर यादव ओबीसीओ की संख्या कांग्रेस के उम्मीदवारों में ज्यादा है, 21% उनको टिकट दिया हुआ है। ईबीसी 2%, सवर्ण 40%, सवर्ण नॉन ओबीसी, नॉन ईबीसी, नॉन एससी एसटी 40% टिकट
कांग्रेस ने उन्हें बांटे हुए हैं। SC ST को 21% और अल्पसंख्यक कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी हम कह सकते हैं, कि उन्हें भी 8% के करीब करीब उन्होंने टिकट दिए हुए यहां पर नजर आते हैं। वहीं एनडीए का अगर जाति समीकरण हम देखें, एनडीए का पूरा जाति समीकरण देखें तो जनरल प्रत्याशी अगर हम देख सकते हैं तो करीब करीब 34.97%, ऑलमोस्ट 35% जनरल प्रत्याशियों को, सवर्णों को टिकट दिया हुआ है। ओबीसी प्रत्याशी हम देख सकते हैं कि 31.68% ये एनडीए के जो इसमें हम देखें तो उसमें हमें दिखाई देते हैं। मुस्लिम प्रत्याशी कुछ 2% और वो भी जनता दल यूनाइटेड ने वो टिकट दिए हुए हैं। SC ST 16.46%, करीब करीब 17%, और ईबीसी जो प्रत्याशी है उसमें 14.81% ईबीसी प्रत्याशी भी हम देख सकते हैं कि एनडीए ने यहां पर दिए हुए हैं। अमिताभ तिवारी, इससे साफ नजर आता है कि क्या आरजेडी की तरफ से जो प्रयोग हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने करने की कोशिश की कि यादव मुस्लिम समीकरण के आगे जाकर MY+, क्या वही कोशिश आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को साथ में लेकर करने की कोशिश हो रही है? देखिए, आरजेडी का सबसे बड़ा या महागठबंधन का सबसे बड़ा जो चैलेंज है, स्ट्रक्चरल इशू है, वो यही है कि MY समाज के बियॉन्ड जो उसका एक्सपेंशन है वो हो नहीं पा रहा है बहुत सारे चुनावों से, और उसी के कारण पिछली बार भी अगर आप देखेंगे तो बस जो है वो काफी क्लोज मार्जिन से उन्होंने मिस कर दी थी। अब इसमें अगर आरजेडी का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो क्विक बैक ऑफ द एनवेलप ये बताता है कि पिछली बार यादव मुस्लिम समाज दोनों मिलाकर के लगभग 53-54% टिकटें उन्होंने इन दोनों समाज के कैंडिडेट्स को दी थी, और इस बार वो घट करके लगभग 46% है। तो आप कह सकते हैं कि 7-8% जो है यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है, और वो लार्जली गैर यादव ओबीसी और ईबीसी और स्वर्ण समाज में वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो उतना सिग्निफिकेंट या मटेरियल अगर हम वही डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अगर हम अगर जाति वाइज अगर तोड़ के दिखा दे, क्योंकि ओबीसी जो हमने कहा कि 31.86% करीब करीब ओबीसीओं को टिकट दिया है, उसमें अगर हम देखें तो 24 कुशवाहा समाज से हैं, 20 वैश्य, 19 यादव और 14 कुर्मी है उसमें, यानी यादव का रिप्रेजेंटेशन एनडीए के भीतर कम नजर आता है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे अमिताभ जी। और पर यहाँ पर देखें कि कांग्रेस का अगर आप देखें टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वो बिल्कुल अलग है आरजेडी से। कांग्रेस में 40% अपर कास्ट कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया है, जो कि लगभग बीजेपी के बराबर ही है। 49% बीजेपी ने अपर कास्ट कैंडिडेट्स को टिकट दिया। तो कांग्रेस वो MY एक्सपेंशन में हेल्प करता है आरजेडी को, अपर कास्ट, और मुझे लगता है गैर यादव उन्होंने भी 20-21% दिए हैं। अब वहीं आप अगर भाजपा के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाएं तो क्योंकि उनका कोर वोट ब्लॉक जो है वो अपर कास्ट प्लस नॉन यादव ओबीसीज है, अपर कास्ट कैंडिडेट्स को भाजपा ने 49% टिकट दिए हैं, आबादी 11% की है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप जेडीयू का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, जेडीयू का अलग से देख लें, तो वहां पे उन्होंने NY ओबीसी यानी नॉन यादव ओबीसी यानी कुर्मी कुशवाहा बनिया समाज और हिंदू ईबीसी को 51% टिकट दिए हैं, जो जेडीयू का कोर वोट है। तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी साझेदारी, ये कहने में आसान लगता है, कहने में अच्छा लगता है, लेकिन जिन पार्टीज का जो कोर वोट ब्लॉक है, कोर सपोर्टिंग एलिमेंट्स है, उसको ही पार्टीज ने टिकट दी है। अब यहाँ पे आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ईबीसी के लिए 10 पॉइंट मैनिफेस्टो जाहिर की है, और 48 कैंडिडेट में से सिर्फ एक कैंडिडेट ईबीसी है। कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक कैंडिडेट यानी 2% ईबीसी है। अब इसको आप एक तरह से ये भी देखिए कि स्ट्राइक रेट किस जाति के कैंडिडेट का है। अगर आप आज बिहार का असेंबली देखें या हिस्टोरिकली भी देखें, सिर्फ 5 जातियां, राजपूत, भूमिहार यानी स्वर्ण समाज से आने वाले, कोयरी यानी नॉन यादव ओबीसी, यादव और मुस्लिम, ये 5 समाज जो हैं, ये टॉप 5 MLAs जो हैं, वो इन्हीं 5 समाजों से आते हैं, और उसी के हिसाब से बीजेपी ने स्वर्ण समाज, आरजेडी ने मुस्लिम यादव समाज, और जेडीयू ने कुर्मी कोयरी कुशवाहा समाज को टिकट डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जाति का ही सारा का सारा खेल है, और जैसा प्रदीप सर ने भी कहा है, उसमें महिला और युवा फैक्टर भी जुड़ गया। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये अपना अपना वोटर देखकर ही करीब करीब राजनीतिक पार्टियां तय करती है। बिहार को लेकर इसका विचार नहीं है,
शशि शेखर जी, और यही हमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाई दिया है कि जो जिसका समर्थक है उसको आपने वोट दिया है और दूसरी पार्टी जिसका जो समर्थक है उसको साथ में लेकर एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश है। यानी एक बात साफ है कि कांग्रेस अपर कास्ट को टिकट दे और आरजेडी यहां पर ईबीसी और ओबीसी खास करके यादव समाज को टिकट दे, वहीं जनता दल यूनाइटेड ईबीसी को टिकट दे, भारतीय जनता पार्टी सवर्णों को ज्यादा टिकट देगी। तो ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश है जिसकी जितनी भागीदारी उसका कोई लेना देना यहां पर नजर नहीं आता है। लेकिन क्या यही चीज आखिरकार चुनाव में मैटर करेगी? आखिरकार क्या यही फैक्टर सबसे ज्यादा काम करेगा? इस पर साहिल मुझे बहुत ज्यादा डाउट है, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर यह देखा गया है जो क्षेत्रीय दल स्ट्रांग होते हैं जहां जिस जगह पर, उनका वोट आमतौर पर ट्रांसफर नहीं होता नेशनल पार्टियों को, और वो तब होता है जब नेशनल पार्टियां उसके लिए बड़े जी जान से 12 महीने काम करती रहती हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का लाभ कई जगहों पर उठा लिया, पर आरजेडी का लाभ उतना कांग्रेस कई चुनावों से नहीं उठा पा रही है, और इसीलिए ये बात बहुत बार हुई कि कांग्रेस को इतनी सीटें देनी है या नहीं देनी है। इस बार उन्होंने थोड़ा सा उससे कम किया है इंडिया ने। देखिए, मैं परसों ही वहां से लौटा हूं और 3 बातें मैं प्रदीप गुप्ता की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। वाकई 3 डेमोग्राफी ज्यादा स्ट्रांग है। एक वो जो जातिगत स्वाभिमान को ध्यान में रखकर वोट करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है उनकी महिलाएं। उनकी महिलाओं को जिस तरह से 10-10 हजार रुपया दिया गया है 1.25 करोड़ महिलाओं को, आप एक कल्पना कीजिए, एक घर में यदि मान लीजिए 4 लोग हैं तो 1.25 करोड़ को आप उससे सिर्फ मल्टीपल कर दीजिए, उसमें अगर आधा वोट भी आता है यानी तो 2.5 करोड़ वोट होता है। वोट पड़ने कितने? 5 करोड़ से ज्यादा वोट नहीं पड़ने। तो एक बहुत साइजेबल अमाउंट वोटर का एनडीए ने बहुत पहले अपने उसमें कर लिया। लेकिन एक वॉलेटाइल स्थिति और बनती है। मैंने युवाओं में देखा है कि युवा वहां पर बड़े मुखर हैं, उन्हें लग रहा है बिहार के साथ न्याय नहीं हुआ, और यही बात है जो प्रशांत किशोर की बात को सुनते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर से ज्यादा प्रशांत किशोर अब डेंट किसको करेंगे? जो वोट वो उन्हें मिलेंगे वो किसके खिलाफ जाएंगे या किसके जीत पे बाधा बनेंगे? और ये फैक्टर बिहार में चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है। युवा एक साथ किसी के साथ नहीं जाने वाला, ये बिल्कुल क्लियर है। और जो वो जाएगा तो आमतौर पर इंडिया और इसमें जाना है जनसुराज में। अब वो कितना कौन काट लेगा, इस पर बहुत सी चीजें तय होंगी। साहिल, तो कुल मिलाकर जो बाहरी फैक्टर जिसका मैं जिक्र कर रहा था उस पर भी हमें चर्चा करनी है, क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर 243 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे और उनके पास वो मनूवर करने के लिए स्कोप है। वो चाहे जितने वो दरअसल ये चीज का ख्याल रख सकते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का ख्याल दरअसल प्रशांत किशोर रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी सीटें हैं देने के लिए। 243 सीटों पर वो अपनी भूमिका निभा सकते हैं, तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। लेकिन आशुतोष, बार बार प्रदीप गुप्ता ने भी उस बात का जिक्र किया, शशि शेखर जी भी उस बात का जिक्र कर रहे थे कि महिलाओं का फैक्टर, बार बार बिहार की बात होती है तो महिलाओं का फैक्टर आता है। और सिर्फ अब बिहार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा, फिर वो प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा का चुनाव हो, महिला मोदी के साथ खड़ी हुई नजर आती है। ये कई बार बात रखी गई। प्रदीप गुप्ता खास करके उनका एक बड़ा चहिता एनालिसिस होता है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसकी वजह से महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के साथ किस तरीके से खड़ी होती है। अलग अलग लोकसभा चुनाव में देखा गया। महाराष्ट्र में हमने देखा कि महिलाओं का फैक्टर बहुत बड़ा काम कर गया, और बिहार चुनाव में भी हम वही देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हमने वही बात देखी थी। तो जरा महिलाओं पर पहले मैं कुछ आंकड़े सबके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद उस फैक्टर पर हम बात कर सकते हैं। दरअसल 167 सीटों पर पिछली बार 2020 के चुनाव में महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था पुरुषों से, और उसमें से 99 सीटें ये एनडीए के खेमे में चली गई थी, एनडीए के खाते में चली गई थी। यानी महिलाओं का दबदबा जब भी ज्यादा हुआ है तब हमने देखा कि एनडीए का फायदा या नीतीश कुमार का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और उसी तर्ज पर अगर हम देखें महिलाओं के फैक्टर पर, मुस्लिम फैक्टर पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले महिलाओं के फैक्टर पर अगर हम बात करें, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि पहले चुनाव में अगर पूर्वी बिहार की बात करें तो वहां पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया था, और पश्चिम बिहार या दक्षिण बिहार की बात करें तो यहां पर महिलाओं का वोट पुरुषों के वोट से कम था।
लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल असर हम देखें तो महिलाओं का फैक्टर काम कर चुका है। लेकिन क्या यह कहना ठीक होगा आशुतोष, अगर कास्ट बनाम एम फैक्टर यानी महिला फैक्टर हम ज्यादा उस पर बात करें मुस्लिम से ज्यादा, तो कास्ट बनाम महिला फैक्टर उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल फैक्टर बिहार के भीतर आज की स्थिति में कौन सा नजर आ रहा है? कौन सा फैक्टर हम ज्यादा डोमिनेटिंग मानकर चले? देखिए साहिल, हम अक्सर महिलाओं के बारे में बातचीत करते हैं, पुरुषों के बारे में बातचीत करते हैं, जाति अरिथमेटिक के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन जो चीज चुनाव के दौरान सबसे महत्वपूर्ण होती है वो ये कि जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ कितने प्रतिशत नाराजगी है और कितने प्रतिशत नाराजगी नहीं है। ये सब मोस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। जब किसी सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नाराजगी होती है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो ये जाति के बंधन और तमाम बंधन टूट जाते हैं। फिर लोग उस सरकार को हटा के नए विकल्प की तलाश करते हैं। मुझे लगता है कि बिहार के अंदर जातियों का समीकरण तो काम करेगा, महिलाओं का भी काम करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा काम इस बात में करेगा कि 20 साल सरकार में रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ कितनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। मित्र अमिताभ इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने खुद सर्वे किया था और उस सर्वे में एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रही थी वो कि 48% लोग जो है वो इस सरकार से नाराज दिखाई पड़ रहे थे। अगर किसी सरकार के खिलाफ 48% एंटी इनकम्बेंसी है तो ये अपने आप में बड़ा फिगर है, तो ये इस बात को तय करेगा। और इसी सर्वे में ये भी दिखाई पड़ा था कि जो 18 से 34 साल की उम्र के लोग हैं वो 50% से ज्यादा इस पक्ष में है कि इस सरकार को जाना चाहिए। जहां तक महिलाओं का था तो महिलाएं निश्चित तौर पर जो है वो एनडीए गठबंधन को महागठबंधन की तुलना में ज्यादा वोट करती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन पुरुषों में ये संख्या महागठबंधन के पक्ष में। अब आप इन सारे कॉम्बिनेशंस को अगर मिला के देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा जरूर लगता है कि क्या कारण है कि नीतीश सरकार को ये 10,000 रुपए देने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि पहली बार वो इस तरीके का कोई वेलफेयर मेजर चुनाव के ठीक पहले ले रहे। न केवल वो उन्होंने देने का ऐलान किया बल्कि उसकी किस्तें भी अब लोगों के खातों में जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, तो ये उनकी कमजोरी की निशानी है। अब इसमें जो चीज महत्वपूर्ण दिखाई पड़ेगी वो ये कि क्या आरजेडी और कांग्रेस और उनका जो लेफ्ट फ्रंट गठबंधन है वो सरकार के खिलाफ जो नाराजगी दिखाई पड़ रही है उसको पूरी तरीके से अपने पक्ष में कन्वर्ट करने के कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन ये मुझे लगता है चुनाव का सबसे डिसाइडिंग ये बात तो ठीक है। आप जिस नंबर्स का जिक्र कर रहे हैं उसमें हमने ये भी देखा था कि उसमें जो महागठबंधन के समर्थक है वो बड़ी संख्या में ये कह रहे थे कि सरकार के खिलाफ हम हैं और उनके खिलाफ हमारा वोट जाएगा, यानी एंटी इनकम्बेंसी उनमें सबसे ज्यादा थी, एनडीए के समर्थकों में भी थी। लेकिन फिर भी हमने देखा कि 2020 में उसका जो झटका लगा वो जेडीयू को लगा, उसका झटका भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगा, जबकि बीजेपी भी उनके साथ में सत्ता में रही है। नंबर 1। नंबर 2, क्या बिहार जैसे राज्य में हम कह सकते हैं कि महिला हो या जो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोटर है वो कास्ट न्यूट्रल हो गया है पूरी तरीके से और उसके बिना वो वोट यहां पर डालता है? अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार 20 साल से लगातार बिहार में एक सबसे बड़ा फैक्टर के तौर पर उभर कर नहीं आते। भले वो अपने बलबूते पर चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार का फैक्टर हमेशा जरूरी रहा है। देखिए, ये मुझे लगता है कि बिहार की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मिथ है कि नीतीश कुमार वहां के सबसे लोकप्रिय नेता है। अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार अपने बल पे सरकार बना लेते। मुझे जो नीतीश कुमार और शरद पवार जैसे नेताओं की जब महानता के बारे में जिक्र होती है तो मुझे उस पर थोड़ी आपत्ति होती है। जो हाल नीतीश कुमार का वही हाल महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार का है। वो 1/4 तबके के नेता हैं और उसके बावजूद उनको चाणक्य माना जाता है। चाणक्य वो इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वो 16% नोट लेकर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि उनके अंदर अवसरवादिता की पराकाष्ठा इस हद तक है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, जो दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी और कभी एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, उनको उन दोनों के साथ बैठने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती। ये वही नीतीश कुमार है जो भारतीय जनता पार्टी को भारतीय झूठा पार्टी ये बोलते हैं और जिनके बारे में नरेंद्र मोदी ने यहां तक कहा था कि ये तो एक तरीके से कलंक है, लेकिन जब वक्त होता है तो भारतीय झूठा पार्टी के गोद में आके बैठ जाते हैं। तो नीतीश कुमार
और एनडीए गठबंधन इसलिए अपने आप को बेहतर महसूस करता है क्योंकि बिहार के अंदर जो 3 में से दो बड़े दल एक दूसरे के साथ होते हैं, उनके उसके लिए मौका ज्यादा होता। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो ये मिथ काफी हद तक टूटा जब जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी साथ थे, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का कल्ट साथ था। उसके बावजूद भी बिल्कुल नौसिखिए तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन, वो न केवल उन्होंने तगड़ी टक्कर दी बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं जीत सकते थे और मैनिपुलेट करके चुनाव को जीता गया। तो ये जो असली बात है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी है, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अगर महागठबंधन उसका फायदा ये उठा एक पाया, नया मुद्दा मुझे लगता है कि उनका प्रदीप एज गुप्ता, होगा। आशुतोष यहां पर एक नया मुद्दा छेड़ रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मैं चलूंगा, लेकिन आपसे मुझे इस पर जानना है क्योंकि आप कई बार ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या बाकी फैक्टर्स का जिक्र हमेशा करते रहते हैं, लेकिन ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का क्या होगा? कभी ना कभी तो क्या चुनाव में ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी हो जाता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स या बाकी सारी जाति समीकरण, किसका तबका किसके पास, बाकी एडिशन ऑफ वोट्स, ट्रांसफर ऑफ वोट्स, इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर पाएगा? क्योंकि लगातार कई सारे सर्वेस में यह साफ नजर आता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जो 2020 में भी हमने देखी थी। बिल्कुल साहिल और आशुतोष जी ने जैसे कहा, एंटी इनकम्बेंसी किसी भी चुनाव के अंदर सर्वोपरि होती है, उसके बड़ा मुद्दा कुछ नहीं होता, उसके बाद मुद्दे तय किए जाते हैं। पहले यदि किसी भी राज्य सरकार या मुख्यमंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो, और खासकर जैसे किसी सर्वे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा 48% लोग कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश कुमार को जाना चाहिए। लेकिन बिहार के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत कह लें या हकीकत कह लें कि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के अगेंस्ट तो है, उम्र के चलते लगातार 20 साल फटीग फैक्टर आता है, लेकिन हकीकत यह है कि नीतीश कुमार के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी में बीजेपी भी खड़ी हुई है कभी, और कभी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस भी खड़े हुए हैं। इसके चलते हो ये रहा है कि लोगों को नीतीश कुमार तो नहीं चाहिए, लेकिन शायद कुछ बड़ा तबका ये भी देखता है कि एनडीए में यदि नीतीश कुमार की जगह दूसरा इस बार चेहरा यदि बीजेपी का आ जाए, जिसकी की संभावनाएं लोग तलाश रहे हैं, जैसे कि अभी तक इस बात का प्रमाण ये शायद हो सकता है, मुझे नहीं पता, कि अमित शाह जी ने अभी 3 दिन पहले आप ही के चैनल के ऊपर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री घोषित करने के में अपनी साफ साफ राय नहीं रखी है। तो एक ये बिल्कुल सत्य है, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन ये भी सत्य है कि एंटी इनकम्बेंसी में कभी ना कभी पिछले 15 सालों के अंदर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और बीजेपी और इवन एलजेपी भी शामिल रहे हैं हमेशा की तरह। तो आपको उस नजरिए से इस विषय को देखते हैं, तब आप देख पाते हैं कि यार बिहार के अंदर ये बड़ी बात है। अब एक और चीज में बड़ी दिलचस्प चीज बताना चाहूंगा कि जो बिल्कुल सही कहा मैं, क्या है, अपने नेटिव प्लेस में आप मेरे पीछे खेत देख रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ी सी नेटवर्क की समस्या है और बहुत जो है मैं खेत में खड़े होके वारासिवनी जो है बालाघाट जिले में आती है मध्य प्रदेश के अंदर, अपने नेटिव प्लेस में मैं यहाँ पर हूँ, तो अच्छी खासी धूप और गर्मी भी है, इसके चलते एनीवे ग्रीनरी भी दिख रही है। इम्पोर्टेंट है, मैं बताता हूँ नीतीश कुमार जी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बिहार की बात करें तो MY यानी कि मुस्लिम यादव को लेके करीब 33-34% का एक ब्लॉक बनता है। दूसरा ब्लॉक जो बनता है ओबीसी अपर कास्ट को लेके बनता है, वो भी इसके इर्द गिर्द का बनता है 30% के आसपास। लेकिन यहाँ पर ये ले तो है ना, नीतीश कुमार केवल 7% लेके आते हैं, उस जाति के लिहाज से कह लीजिए, ईबीसी के लिहाज से कह लीजिए, या किसी भी लिहाज से। तो वो जब भी जिसके भी साथ जुड़ते हैं, तो यदि वो 33 के साथ ये 7% जुड़ जाते हैं, उसकी सरकार बन जाती है, चाहे वो महागठबंधन में जुड़ जाए और चाहे वो एनडीए में जुड़ जाए। इसी के चलते नीतीश कुमार बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, वो पॉपुलर हैं, ये बिल्कुल कतई नहीं है। बिहार की जो हालत है हम सबके सामने, लेकिन यहीं पर तो आशुतोष सवाल उठा रहे हैं ना, यहीं पर तो आशुतोष सवाल उठा रहे हैं ना कि एंटी इनकम्बेंसी कास्ट न्यूट्रल हो जाती है कई बार, कई राज्यों में हमने ये भी देखा था, लेकिन क्या बिहार में कास्ट न्यूट्रल होती है क्या? वो क्या महिलाएं कास्ट न्यूट्रल होती है क्या बिहार के भीतर? यदि हम एंटी इनकम्बेंसी एक बात है और स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी दूसरी बात है। यदि स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है तो कास्ट कुछ भी सामने नहीं आएगा, ये बिल्कुल तय है। लेकिन यदि सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी हो तो और भी बहुत सारे स्थानीय जातिगत समीकरण, महिला के मुद्दे
और अन्य सरोकार के जनता के सरोकार के मुद्दे प्ले करते हैं चुनाव के आउटकम। हाँ हाँ, यही बात आशुतोष जो रखने की कोशिश हो रही थी। विनोद अग्निहोत्री जी, क्या आपको भी लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का खेल कभी ना कभी तो दिखाई देगा? क्योंकि प्रदीप गुप्ता मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी तो नीतीश कुमार के साथ थी, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ में आरजेडी ने भी गद्दी शेयर की और बीजेपी ने भी गद्दी शेयर की और वो एंटी इनकम्बेंसी का इफेक्ट उतना नहीं दिखाई दिया। क्या इस बार भी चिराग भी उनके साथ में आ गए, जो सबसे बड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके खिलाफ काम करने की कोशिश हो रही थी 2020 के भीतर, अब वो भी उनके साथ में है? तो क्या नीतीश कुमार आज की स्थिति में भी एनडीए के भीतर सबसे बड़े वोट कैचर बने रहेंगे, इसके बावजूद कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आज की स्थिति में चल रही है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी भी जो है बिहार जैसे राज्य में विभाजित है। वहां जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है उसके बीच में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और खासकर महिलाओं की अगर बात करें तो 2005 से लेकर के और 2025 में जो चुनाव हो रहा है, अभी भी सबसे ज्यादा महिलाओं के भीतर नीतीश कुमार की लोकप्रियता है। लेकिन जो नीतीश कुमार का विरोधी वर्ग है या जो शहरी वर्ग है या इवन बीजेपी का समर्थक वर्ग है, उसमें एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो अभी प्रदीप जी ने कहा कि अमित शाह जी ने जो कहा कि चुनाव के बाद फैसला होगा मुख्यमंत्री का, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, जो जनाधार है, जो नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री देखना चाहता है, अगर उसके भीतर ये संदेश चला जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आने पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने नहीं रहेंगे, तो ये चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है। क्योंकि जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि जो 7-8% वोट नीतीश कुमार का है वो बैलेंसिंग है, वो इधर से उधर अगर हो जाता है तो रिजल्ट बदल जाते हैं। तो ये एक फैक्टर भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि नीतीश कुमार को लेकर जो हुआ को एनडीए के भीतर बना हुआ है, क्या उसका नुकसान हो सकता है एनडीए को। और दूसरी बात यह है कि नैरेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्या ये है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच में किसका नैरेटिव जनता के बीच में चलेगा। एनडीए कोई 20 साल के शासन के बाद एनडीए लगातार तो लालू राज की याद दिला रहा है। कल भी मोदी जी बोले, उनका कि लालू राज गया और जॉब राज लाना है। तो भाई 20 साल से जॉब राज जो है आप ही को लाना था। अब वो नैरेटिव को, नया नैरेटिव नहीं दे पा रहे हैं बीजेपी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है, जो एनडीए है, वो नया नैरेटिव नहीं दे पा रहे। ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है विनोद जी, तमाम सारी विनोद जी, तमाम सारी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आमतौर पर कहा जाता है कि मतदाताओं की मेमोरी बड़ी शॉर्ट टर्म होती है, बहुत ज्यादा दिन उनको याद नहीं रहता है चीजें, और नेताओं को माफ भी कर देती है। लेकिन ऐसा क्या है कि बार बार जंगल राज की बात निकलती है तो आरजेडी के खेमे में दिक्कत होना शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि भाई पुरानी यादें दोबारा ताजा हो जाएगी। ऐसा क्या है कि जिसके वजह से वही चीज, सिर्फ जंगल राज ये शब्द, जिसके वजह से दिक्कत होती है? बाकी सारी मेमोरीज तो फेडअप हो जाती है। लोग ये याद नहीं रखते कि नीतीश कुमार उनके साथ में गए थे, लोग ये याद नहीं रखते कि बीजेपी और नीतीश कुमार साथ में रहे, दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या कहा है। सिर्फ यही बात बार बार कैसे याद रहती है? विनोद अग्निहोत्री जी, पहले आप बोलिए, उसके बाद आशुतोष भी बात करेंगे इस पर। नहीं, जंगल राज बीजेपी इसलिए याद दिलाती है, एनडीए इसलिए याद दिलाता है कि जंगल राज के नाम पर वो रिवर्स पोलराइजेशन में उसको सहायता मिलती है। जो एमवाई समीकरण, जिसको मुस्लिम यादव समीकरण की जो बात की जाती है, जो 38% के आसपास जाके बैठता है, उसके खिलाफ दूसरी जातियों का, उसमें सवर्ण, दलित, ईबीसी, नॉन यादव ओबीसी, सबका एक रिवर्स जो पोलराइजेशन है, वो करने के लिए जंगल राज की याद दिलाई जाती है। और वो लगातार हो भी जाता है कई बार। 2015 को छोड़ के 2015 में बीजेपी ने बहुत याद दिलाया जंगल राज, लेकिन लालू और नीतीश एक साथ थे, इसलिए नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, बीजेपी खिलाफ गए। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हुए और जंगल राज की याद दिलानी शुरू की, और क्योंकि जंगल राज को खत्म करने का जो श्रेय है वो भी नीतीश कुमार को जाता है, इसलिए जब नीतीश कुमार होते हैं बीजेपी की तरफ, तब जंगल राज का कार्ड काम करता है। और जब वो बीजेपी से अलग होते हैं, लालू जी के साथ होते हैं, तो जंगल राज का कार्ड काम नहीं करता है। ये एक रिवर्स पोलराइजेशन का एक बड़ा मुद्दा है, जिस वजह से जंगल राज की याद जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिलाने की कोशिश करती है। अब 2025 में कितना चलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ज्यादा चलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक ऐसा फैक्टर हो गए हैं जो जंगल राज को भी अटैक कर रहे हैं, और जो 20 साल का ये नीतीश राज है या एनडीए राज है उस पर भी चोट कर रहे हैं, उसको भी जंगल राज जैसा बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक शहरी वोटर के बीच में एक जो युवा है उसमें एक विचलन है, और खासकर जो एनडीए समर्थक युवा है उसके बीच में नीतीश को ये प्रशांत किशोर को लेकर के ट्रैक्शन है। तो मतलब पिछली बार चिराग पासवान ने जो काम किया,
जिसके वजह से जेडीयू की सीटें डैमेज हुई, क्या इस बार प्रशांत किशोर वो काम करेंगे? प्रदीप गुप्ता जी, आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि आशुतोष को भी बात करनी है इस पे। नहीं, बस मैं एक ही चीज ऐड करना चाह रहा था, जो आप जंगल राज की बात कर रहे थे कि आपने कहा शार्ट मेमोरी तो है, लेकिन दिक्कत ये हो रही है पिछले चुनाव में एनडीए और इवन महागठबंधन दोनों ने भी उन्हीं नेताओं को, आपराधिक छवि वाले नेताओं को बड़ी संख्या में, जो उस जमाने के आप कह सकते हैं कि अपराधी थे और आज भी उनको टिकट दिया है। तो एक किसी फिलोसफर ने कहा हुआ है कि किसने क्या कहा, किसने कैसा किसके साथ किया, ये भुलाया जा सकता है, लेकिन किसने किसको कैसा महसूस कराया शायद उसको जनता कभी नहीं भूलती है। और यही वो चेहरे हैं जो ये दोनों तरफ से आते हैं, लेकिन चूंकि राजनीतिक तौर से जंगल राज का टैग आरजेडी के साथ लगा हुआ है, चाहे साहबुद्दीन का टिकट हो इस साइड और चाहे उस साइड अनंत कुमार जी मोकामा का टिकट हो जेडीयू का, ये लोग बार बार उसको सामने लेके आते हैं। मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया कि फिर जंगल राज के जो सर्वे सर्वा थे या करता धरता थे, जब उन्हीं को आप सामने लेके आते हो, जनता कैसे इस चीज को भूल सकती है? आशुतोष, जंगल राज का कॉन्सेप्ट है, जंगल राज का कॉन्सेप्ट बेसिकली एक अपर कास्ट फिनोमिनन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक जो दलित है, जो बहुत कमजोर तबके से आता है, उसके लिए तो किसी थाने में जाना और वहां पे अपनी फरियाद को रखना ही लगभग असंभव सी स्थिति, उसके लिए तो जंगल राज हमेशा रहता है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी जरूर अपने वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए जंगल राज की बात करती है, क्योंकि वो जब उत्तर प्रदेश के अंदर आती है तो गुंडा राज की बात करती है, जब मायावती के शासन की बात करती है तो भ्रष्टाचार की बात करती है। आपने कभी किसी भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके का कोई तर्क देते हुए नहीं सुना होगा कि जब कोई सवर्ण जाति का कोई नेता वहां मुख्यमंत्री हो, उसके बारे में कहा जाए क्या ये गुंडा राज सिर्फ और सिर्फ लालू यादव की वजह से था, और अगर था तो क्या 20 साल बाद भी लोग उसको याद रखेंगे? तो मेरा साफ तौर पर इसमें मानना यह है कि इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से कास्ट बायस है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर को कंसोलिडेट करने के लिए बिहार का जो अपर कास्ट है उसको बार बार डराने की कोशिश करती है कि भाई आप ऐसा ना हो कि आप हमारे तरफ से हटके कांग्रेस की तरफ चले जाओ या किसी और तरफ चले जाओ। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि जंगल राज इतना बड़ा फैक्टर होता तो पिछले चुनाव में जो आरजेडी है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरती, उसका वोट शेयर पहले की तुलना में आगे नहीं बढ़ता। नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो कोशिश महागठबंधन के तरफ से बार बार की जा रही है कि हमारा MY प्लस होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ MY पर आपके पास सत्ता नहीं आ सकती, और ये लगातार आरजेडी और कांग्रेस ने देखा हुआ है। लालू यादव इसको अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए तो वो पार्टनर्स ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि जिसके जरिए वो MY प्लस हो सके। और यही जब जंगल राज की बात की जाएगी तब तब वो MY प्लस उनके पास से दूर हटना शुरू हो जाता है, उसमें गड़बड़ हो जाती है ना आशुतोष? देखिए, मेरा देखिए साफ तौर पर मानना यह है कि जो मंडल की पॉलिटिक्स है, मैं अब इसको मंडल पॉलिटिक्स 3.0 मान के चलता हूं। पहली वो थी जो लालू यादव, मुलायम यादव और मंडल कमीशन लागू होने के बाद हुई, जो लंबे समय तक चली। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की। अब क्या हो रहा है, अगर आप अखिलेश यादव को देखें तो पीडीए की बात करते हैं, या अगर आप तेजस्वी यादव को बात करते हैं तो A to Z की बात करते हैं। उनको इस बात का एहसास है कि जब वो ओबीसी की पॉलिटिक्स करते हैं, उसमें अगर वो सिर्फ यादव और वाइट तक अगर कन्फाइंड रह पाएगा तो उनका आगे विस्तार नहीं होगा। बिहार, यूपी में इस एक्सपेरिमेंट को बहुत सक्सेसफुली अखिलेश यादव ने काफी हद तक किया, उसी को अब रेप्लिकेट करने की कोशिश तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में की है। और अगर आप ध्यान से देखें तो एम और वाई दोनों के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कम सीटें देने की कोशिश की गई और बाकी जातियों को अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। तो ठीक है, यह बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि A to Z की बात तेजस्वी यादव यहां पर कर रहे हैं, लेकिन उसका सक्सेसफुल प्रयोग अगर किसी ने किया पूरे देश में तो वो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कैंपेन पे किया कि विकास के नाम पर A to Z की राजनीति उन्होंने पूरे देश में चलाई, जहां पर अक्रॉस द कास्ट उन्हें वोट वहां पर होता हुआ नजर आया था। शशि शेखर जी, क्या यह बिहार में हो सकता है? क्योंकि यहां पर तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई हम तो हर किसी को रोजगार देंगे, हर परिवार में हम रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। दूसरी तरफ यहां पर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स लागू की जा रही है। तो क्या बिहार में A to Z की राजनीति हो पाएगी, या कहीं ना कहीं जंगल राज की याद से उसमें छेद पड़ सकते हैं बार बार जब भी याद दिलाई जाएगी उसकी वजह से? देखिए, मैं अपने साथियों की बात का निचोड़ आपको बताए दे रहा हूं। एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का बहुत सफल काट हरियाणा और मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुए। शिवराज सिंह चौहान को कोई भी, मैं खुद गया था, ये कहने वाला नहीं था कि वो जीतेंगे, लेकिन वो जीत कर आए।
तो डायरेक्ट जो ट्रांसफर होता है चुनाव से पहले 6,000 रुपए मोदी जी ने इस चुनाव से पहले वाले चुनाव में किसानों को दिए थे, परिणाम सामने है। तो डायरेक्ट बेनिफिट जो दिए गए हैं उसका लाभ मिलने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, तेजस्वी यादव का पिछली बार जो एक बेहतरीन प्रदर्शन था, वाकई शानदार प्रदर्शन था, कुल 12-13 हजार वोट, 12 से 13 हजार वोट के 20 से वो पीछे रह गए थे। लेकिन वो ये था कि उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, जो कि नौजवानों को बहुत ज्यादा अपील कर गया था। बेरोजगारी अभी भी दूर नहीं हुई है, बिल्कुल सही बात है, दूर नहीं हुई है, लेकिन जो इन्होंने ये नारा लगाया है उसे तर्कों से जिस तरह काटा गया और जिस तरीके से बातें सामने आई, उससे भी लोगों को लगा कि नारा शायद फलीभूत होना संभव नहीं है, शायद। तीसरी बात, बिहार में होना क्या है, बिहार में जातियों का गणित, एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग बहुत पहले से यहाँ पर है। यादव और मुस्लिम मतदाता जहाँ पर होते हैं वहाँ एक पोस्चरिंग हो जाती है बहुत पहले से, क्योंकि वो मुखर बहुत ज्यादा है, खासकर यादव। और जब कोई एक पार्टी या कोई एक व्यक्ति या कोई जाति मुखर होकर बोलती है तो गैर मुखर जातियां एक हो जाती हैं। यही तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी है। नीतीश कुमार के लोगों की जहां तक बात है, वो आप एंटी इनकम्बेंसी चिल्लाते रहिए दिल्ली में बैठकर, लेकिन जो 4.5% का अपना वोटर है वो इंटैक्ट है। महिलाएं उनके प्रति सम्मान की दृष्टि से उनको देखती हैं और मोदी जी के साथ आने से वो द्विगुणित हो जाता है। महिलाओं को डबल बेनिफिट नजर आता है इस गठबंधन में। मैं वही इसीलिए कह रहा हूं कि तीसरी पार्टी आ गई है। वो तीसरी पार्टी किसके कितने वोट वहां काटेगी, क्योंकि जब क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, जब कुछ ही हजार से 2,000, 500, 800, 3,000 से हार जीत होगी, तो कोई एक गठबंधन, अगर कोई भी एक पार्टी यदि 2, 3, 4, 5% वोट तोड़ लेती है, जो मायावती करती रही है, मायावती का 3.5% वोटर वह चुनाव भले ही न जितवाता हो, लेकिन बहुतों को चुनाव हरवा देता है। लेकिन एक जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया उस पर होनी चाहिए कि ये जो नए फैक्टर्स है, ओवैसी तो पुराने फैक्टर हो गए, ओवैसी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और वो किसका वोट काटेंगे वो भी बड़ा क्लियर है। एक वक्त ऐसा था कि मुस्लिम समुदाय जेडीयू को भी वोट डालता था, लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन कम होता जा रहा है जेडीयू के भीतर, उनका वोट कंसोलिडेट हो रहा है आरजेडी और कांग्रेस की तरफ। लेकिन अब वहां पर ओवैसी खड़े हो जाते हैं, अब प्रशांत किशोर भी वहां पर खड़े हो गए, उन्होंने भी अपने जो सूची है उसमें ईबीसी बहुत ज्यादा पैमाने पर उन्होंने भी वहां पर कैंडिडेट देते हुए नजर आ रहे हैं। तो डैमेज किसको कर सकते हैं वो, जो भूमिका मैंने पहले भी पूछा था, चिराग पासवान ने निभाई थी। ओवैसी के बारे में मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, ओवैसी वहां बड़ी बुरी तरह बेपर्दा हो गए मुसलमान वोटर में, और मुस्लिम वोटर्स के दिमाग में एक बात बहुत साफ है, कांग्रेस को हमें नेशनल स्तर पर किसी तरीके से खड़ा करना है। उनको लगता है संसद से हमारी नुमाइंदगी खत्म होती जा रही है, तो एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो कि सेक्युलर बेसिस की बात करती हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज 54 सीटें कांग्रेस पा रही है वहां पर डिजर्व कहा करती थी, 19 सीटें जीती थी कुल। वो 54 सीटें सिर्फ इसीलिए दी हैं क्योंकि वो एक सर्टेन वोट बैंक है जो तेजस्वी को अगर अपने साथ पूरे तरह रखना है या बहुतायत में रखना है तो कांग्रेस का साथ को लेना पड़ेगा। जी ठीक है। अमिताभ तिवारी, अंत में बार बार यह मुद्दा उठता गया कि अगर इतनी महिला वोटर्स नीतीश कुमार के साथ में रही है, इतने एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी बीजेपी साथ में आती है, कभी आरजेडी साथ में आती है, वो एंटी इनकम्बेंसी काट देती है, लेकिन इसके बावजूद पहली बार हमने बिहार में देखा कि चुनाव से पहले बड़ी संख्या में लोक लुभावन योजनाएं घोषित की गई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की घोषणाएं की गई, और इसका फायदा फिर वो बेरोजगार हो, महिला हो, 125 यूनिट मुफ्त बिजली हो या बाकी सारी चीजें हो। ये क्यों करना पड़ा नीतीश कुमार? ये इसलिए करना पड़ा कि एंटी इनकम्बेंसी हाई है। जुलाई के ट्रैकर में एंटी इनकम्बेंसी 48%, प्रो इनकम्बेंसी 18% था सिर्फ हमारे वोट वाइब के ट्रैकर में, और न्यूट्रल इनकम्बेंसी 22% था। जब स्कीम्स अनाउंस हुई तो आज की डेट में यानी सितंबर ट्रैकर में प्रो इनकम्बेंसी 34% हो गया है। जैसे जैसे स्कीम्स अनाउंस हो रही हैं, प्रो इनकम्बेंसी लेवल बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए इन योजनाओं को यहां पर लाया गया, लेकिन क्या ये योजनाएं
जाति समीकरण और महिला वोटर्स इसके अलावा जाकर नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है क्या? ये तो चुनाव में पता चलेगा, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं आज तक सबसे तेज